नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अपन ने पीछे की क्लासों में डेयरी साइंस के बारे में अध्ययन किया था। अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पशुओं का प्रबंधन। पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार एक छोटे से बछड़े से लेकर एक पूरे पूर्ण विकसित पशु तक का कैसे प्रबंधन किया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। चलो समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पशुओं का प्रबंधन। क्या रहने वाला है? पशुओं का प्रबंधन, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो पशुओं का प्रबंधन की अगर बात करें तो पशुओं में पहले किसका, नवजात का प्रबंधन। नवजात यानी जो छोटा बच्चा होता है उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पशुओं का प्रबंधन। पशुओं का प्रबंधन क्या है आज का टॉपिक? पशुओं का प्रबंधन। किस प्रकार पशुओं का प्रबंधन किया जाता है, उनको किस प्रकार लालन पालन किया जाता है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे पशुओं का प्रबंधन, पशुओं के प्रबंधन के अंदर पहला किसका प्रबंधन की बात करते हैं? एक नंबर पे बात करें तो नवजात। नवजात का प्रबंधन। नवजात यानी छोटा बछड़ा। छोटा बछड़ा अगर नवजात का एक नाम और होता है क्या? काफ। काफ क्या होता है? काफ। तो अगर हम बात करें तो वो पूछ लेगा, काफ भी बोल देगा तो वो बोल देगा नवजात का प्रबंधन, काफ प्रबंधन एक ही बात है। क्या? नवजात को बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं? नवजात को बोलते हैं काफ। काफ क्या? तो अब हम इसको बोल सकते हैं क्या? काफ प्रबंधन। काव प्रबंधन भी बोल सकते हैं। काव प्रबंधन क्या होता है? छोटे से बछड़े का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, उसको खाने के लिए क्या दिया जाता है। अब हम बात करें तो बछड़े के जन्म के समय क्या होता है? जन्म के पश्चात उसके क्या होता है? एक म्यूकस की झिल्ली होती है जिसका उसके संपूर्ण शरीर पर एक आवरण होता है, जिसको हटा देना चाहिए। जिससे पशु को क्या, जो छोटा बछड़ा होता है उसको सांस लेने में और सुनने में कठिनाई नहीं होती है। इसमें अगर हम बात करें तो बछड़े के जन्म के पश्चात नाक व मुंह से म्यूकस की झिल्ली को हटा देना चाहिए। जिससे क्या होता है? बछड़े को श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती है। जिससे बछड़े को श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती है। म्यूकस की झिल्ली होती है। अपन नॉर्मली देखते हैं अपने घर पे, सबके घर पे होगी गाय भैंस। बछड़े का जन्म होता है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर एक म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है, छोटी सी पतली पतली परत पाई जाती है। ध्यान रखना, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? बछड़े के नाक, कान और मुंह तीनों के अंदर क्या करते हैं? जोर से फूंक मारते हैं। इतनी पतली होती है जो फूंक से आराम से हट जाती है। तो क्या इसको हटा देनी चाहिए। जिससे क्या होता है? बछड़े को श्वास लेने में और क्या, श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए ये म्यूकस की झिल्ली, कौन सी, किसकी झिल्ली पाई जाती है? म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है। जिससे कान, नाक, कान, मुंह पर, संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है, लेकिन हटानी कहां से होती है? नाक, कान और मुंह से। जिससे क्या होता है? पशु को ना, बछड़े को श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती। श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती। आगे हम बात करें तो बछड़े के जन्म के पश्चात जो नाल होती है ना, नाल, उसको कहां से काटना चाहिए? कहां से काटना चाहिए? 1-2 सेंटीमीटर नीचे से क्या करना है? 1-2 इंच, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 1-2 इंच नीचे गांठ लगाकर गांठ के आधा इंच नीचे से काट देना चाहिए। जिससे क्या होता है? ये नाल क्या होती है? अब आप बात करोगे सर नाल क्या होती है? ये जैसे मान ले अपना बछड़ा है, ये बछड़ा है, इसके ऊपर देखो यहाँ ये कान है, इसके क्या है? कान। बछड़ा है, थोड़ा डायग्राम बस समझाने के लिए, दिखाने के लिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं है ये, क्या है? समझाने के लिए। जो यहाँ पर जो नाल होती है वो क्या करती है? यहाँ पर नाल होती है जिसके ना 2-3 सेंटीमीटर नीचे, 2-3 सेंटीमीटर नीचे एक गांठ बांध के उसके भी आधे इंच नीचे से काट देना चाहिए। जिससे क्या होता है? खून नहीं निकलता है। जो रक्त का भाव है ना,
अगर इसको यहाँ से पास से काट दिया तो क्या होगा, रक्त का बहाव ज्यादा हो जाएगा और बछड़े की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए गांठ लगाकर काटनी है। नीचे से गांठ की आधे इंच नीचे से काटते हैं, जिससे कितनी है, अब ये कितना हो गया, ये जो नीचे लटक रहा है नाल, ये कितना हो गया, 2.5 इंच, 2 से 2.5 सेंटीमीटर हो गया, 2 से 2.5 इंच हो गया, सॉरी सेंटीमीटर क्या। तो अब हम बात करें इसके अंदर, ये क्या होती है नाल, ये जो नाल होती है, बछड़ा पेट के अंदर जब गर्भाशय के अंदर होता है तो उसके साथ में क्या होता है, इस नाल के द्वारा ही बछड़े को पोषण मिलता है। इस नाल के द्वारा क्या मिलता है, बछड़े को पोषण। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बछड़े को पोषण गर्भ काल में पोषण किसके माध्यम से मिलता है, नाल या प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा। क्या बोलते हैं, नाल, प्लेसेंटा या अपरा द्वारा। अब बात करें इसी की, ये लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको लैंग्वेज में, जिससे याद करने में आसानी हो। बछड़े के जन्म के पश्चात पेट के 1-2 इंच नीचे से नाल को काट देते हैं। नाल को गांठ बांध कर 1/2 इंच नीचे से काट देते हैं। क्या करते हैं, नीचे से काट देते हैं 1/2 यानी आधा इंच नीचे से। गांठ बांधने के बाद में भी आधा इंच नीचे से काटना है, जिसको क्या करना है, फिर कितनी हो गई है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। जो शेष भाग होता है वो कितना, 2 से 2.5 इंच, सॉरी सेंटीमीटर कह रहे, सेंटीमीटर का नाम आ रहा है क्या, 2 से 2.5 इंच लंबी हो जाएगी है। अब बात करें, यहाँ काट दिया, नाल को काटने के बाद, नाल को काटने के बाद टिंचर आयोडीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टिंचर आयोडीन। क्या लगाते हैं, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन लगाते हैं, जिससे रक्त स्तंभक औषधि होती है टिंचर आयोडीन, जिसको कहा नाल के काटे गए स्थान पर लगाते हैं, टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो क्या, ये हो गया अपना क्या, बछड़े का प्रबंधन, काफ प्रबंधन, नवजात का प्रबंधन। अगर बात करें तो ये कंप्लीट हो गया है। क्या, नवजात को क्या बोलते हैं अपन, काफ बोलते हैं। बात करें इसके अंदर तो म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है, जिसको हटा देना चाहिए। नाक और मुंह से सांस लेने में कठिनाई नहीं होती, म्यूकस झिल्ली हटा देते हैं। फिर अपन ने ये जो नाल काटने की प्रक्रिया बताई, ये पढ़ ली। अब बात करें इसी के अंदर नवजात बछड़े का भोजन। मैं बोर्ड साफ करता हूं, तब तक सेशन को शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बोर्ड साफ करूं उतने टाइम में। और अपने पड़ोसी भाई बंधु को भी क्लास को शेयर कर दे, ताकि वो भी इजी ट्रिक्स के साथ में क्या कर सके, एनिमल हस्बेंड्री क्लास ले सके। आगे बात करें नवजात बछड़े का भोजन। नवजात बछड़े का भोजन, नवजात बछड़े के भोजन की अगर हम बात करें तो नवजात बछड़े का प्रमुख आहार क्या होता है, खीस। क्या होता है प्रमुख आहार, इसकी अगर हम बात करें तो क्या है प्रमुख आहार, खीस या कोलेस्ट्रम। इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। विरेचक का कार्य करती है। पशु को कितना पिलाना चाहिए, शरीर भार का 1/10वां भाग कितना पिलाना चाहिए, क्या इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1-2 घंटे बाद, क्या 1-2 घंटे बाद, बछड़े के जन्म के 1-2 घंटे बाद, बछड़े के जन्म के 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद जन्म लेने, ऐसे नहीं जन्म लिया तुरंत ही ले जाकर ले तू खींच पी, ऐसे नहीं, जन्म लेने के 1-2 घंटे बाद 3 से 4 दिन तक
3 से 4 दिन तक खीस पिलाते हैं। क्या करते हैं? 3 से 4 दिन तक क्या करते हैं? खीस पिलाते हैं। आगे बात करें इसी के अंदर कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक। कितने? 1-2 घंटे बाद, जन्म के 1-2 घंटे बाद 3 से 4 दिन तक खीस पिलाते हैं। अब आगे इसके अंदर बात करें तो खीस की मात्रा कितनी लेनी है, कितनी पिलानी है? खीस की मात्रा की अगर बात करें तो शरीर भार का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग शरीर भार। जैसे मान लो कोई बछड़ा है तो 10 केजी का है, वो 10 केजी का है तो उसको कितना पिलाएंगे? 1 लीटर खीस पिलानी है, 1/10वां भाग पिलाना है। शरीर भार का 1/10वां भाग। खीस विरेचक, रेचक का कार्य करती है। रेचक या दस्तावर का कार्य करती है। किसका? रेचक, रेचक और दस्तावर। पशु के अंदर जो ऐंठन होता है, मलमूत्र होता है, उसको बाहर निकालने के लिए किसका? खीस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं है भाई बछड़ा जन्म लिया, बछड़े का जन्म हुआ, उसको तुरंत ही औषधि देकर, नहीं नहीं, खीस के द्वारा वो अपने आप उसकी डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्षमता ऑटोमेटिक सही हो जाएगी और रेचक का कार्य करेगी। क्या? खीस। आगे बात करें खीस के अंदर क्या? खीस से बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खीस से बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी प्रोटीन होती है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के कारण क्या? खीस से बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? किसके कारण बढ़ती है? इम्यूनोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। किसके अंदर? खीस के अंदर एक इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिससे क्या? बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बछड़े का किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो किससे? खीस के द्वारा। देखो दो फायदे हो रहे हैं। औषधीय महत्व की बात करें तो रेचक या दस्तावर का भी कार्य कर रही है और बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा रही है। आगे बात करें तो खीस कितनी पिलानी चाहिए? बछड़े के शरीर भार का 1/10वां भाग पिलानी चाहिए। आगे बात करें इसी के अंदर तो बछड़े में जो खीस है जन्म के 1-2 घंटे बाद में, कितने? 1-2 घंटे बाद में 3 से 4 दिन तक पिलाते हैं। आगे हम बात करें इसी के अंदर तो आहार प्रबंधन की अगर हम बात करें, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। हेडिंग वही रहने वाली है अपनी, हेडिंग वही है जो बता दी। क्या? बछड़े का आहार प्रबंधन या भोजन। अब बात करें 2 माह की उम्र में, 2 माह की उम्र में बछड़े को दूध प्रतिस्थापक पिलाना शुरू कर देते हैं। 2 माह की उम्र में बछड़े को दूध प्रतिस्थापक, दूध प्रतिस्थापक मिल्क रिप्लेस्ड पिलाना शुरू कर देते हैं। अब मिल्क रिप्लेस्ड क्या होता है? मिल्क रिप्लेस्ड होता है दूध जैसा ही पदार्थ होता है। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं नकली दूध। ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा पास ले जाया बछड़े को, नकली दूध पिला दिया तो क्या होगा? अपना फायदा हो जाएगा। जो दूध बछड़े के लिए जा रहा था वो दूध को अपन डेयरी में बेच सकते हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? मिल्क रिप्लेस्ड या दूध प्रतिस्थापक पिला सकते हैं, नकली दूध बोल सकते हैं एक प्रकार से इसको। आगे बात करें 4 माह की उम्र में क्या करते हैं? काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं।
4 माह की उम्र में क्या करते हैं, काफ स्टार्टर शुरू कर देना चाहिए। 4 माह का हो गया बछड़ा तो उसको क्या थोड़ा बहुत चारा वगैरह खिलाना शुरू कर देना चाहिए, उसका राशन पानी शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टर यानी अब इसको शुरू कर दो, स्टार्ट करना, स्टार्टर स्टार्ट कर दो इसको, थोड़ा क्या 4 माह में शुरू करते हैं। आगे बात करें काफ स्टार्टर की, काफ स्टार्टर की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व 70% और पाचन पाच्य प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, 20%। काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर की अगर हम बात करें तो क्या इसके अंदर बात करें तो 70% तो क्या होना चाहिए, पोषक तत्व, पोषक तत्व, और 20% पाच्य प्रोटीन, पाच्य प्रोटीन होती है, क्या होती है 20% तक पाच्य प्रोटीन होती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो 15 दिन की उम्र में मुलायम घास व उबले हुए अनाज शुरू कर देना चाहिए बछड़े को। 15 दिन की उम्र में, 15 दिन की उम्र में मुलायम घास व उबले हुए अनाज, उबले हुए अनाज अनाज शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए। जिस मुलायम घास, उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है तो मुलायम घास और उबला हुआ अनाज जैसे बंटा वगैरह दे सकते हैं अपन 15 दिन की उम्र के बाद। बछड़े का पहला अमाशय कितनी, 4 माह की उम्र में बनता है। बछड़े का पहला अमाशय 4 माह की उम्र में विकसित होता है। विकसित अमाशय कितने माह की, पहला अमाशय कितने माह की उम्र में विकसित होता है बछड़े के अंदर, 4 माह की। तभी तो देखो अपन ने लिखा है कब देना चाहिए बछड़े को, ये जो चारा वगैरह है वो कब चालू कर देना चाहिए, काफ स्टार्ट ये कर देना चाहिए 4 माह की उम्र में। आगे बात करें तो बछड़े को पालने की विधियों के बारे में, किस प्रकार बछड़े को पालना चाहिए, कौन सी विधि उपयुक्त होती है। अगली हेडिंग रहने वाली है अपनी क्या, बछड़े को पालने की विधियां। बछड़े को पालने की विधियां, पालने की विधियां क्या है, बछड़े को पालने की विधियां, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बछड़े को पालने की 2 विधियां होती है, एक तो सकलिंग होती है और एक गिनिंग होती है। क्या होती है सकलिंग और गिनिंग। सकलिंग क्या होती है, बछड़े को माँ के पास रख कर पालना, बछड़े को माँ के पास रख कर यानी माँ की शक्ल दिखाकर पालना। ट्रिक बोले तो इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, बछड़े को माँ की शक्ल दिखाकर पालना, माँ के पास रख कर पालना क्या होता है, सकलिंग कहलाती है। इसकी अगर हम बात करें ये प्राकृतिक और देसी विधि है। कैसी है, प्राकृतिक और देसी विधि है, जो कहा भारत में प्रचलित विधि है, भारत में प्रचलित विधि है। तो कौन सी पहली अपनी है, सकलिंग विधि। सकलिंग विधि क्या होती है, बछड़े को मां के पास रखकर पालना, बछड़े को माँ के पास रखकर पालना, शक्ल दिखाकर, मतलब ट्रिक है ये तो, बछड़े को अपनी माँ की शक्ल दिखाकर पालना तो क्या हो सकता है, सकलिंग। याद हो गया ना इस प्रकार। अब बात करें प्राकृतिक और क्या है, प्राकृतिक व देसी विधि है। देसी विधि है क्या है, प्राकृतिक व देसी विधि है। कैसे,
अपन कुछ नहीं कर रहे, बछड़े को दूर नहीं ले जा रहे, उसके पास ही खड़ा है, वही सब कुछ कार्य कर रहा है। तो प्राकृतिक हो गई, देसी विधि यानी अपने देश के अंदर अपनाई जाती है, तो देसी विधि हो गई। आगे बात करें इसी के अंदर, तो ये कहाँ प्रचलित है भाई, ये प्रचलित है भारत में, भारत में प्रचलित है, यह भारत में प्रचलित है। क्या है प्रचलित सर, ये क्या है, ये क्या है, सकलिंग। सकलिंग क्या है, बछड़े को पालने की विधि। क्या है सकलिंग, बछड़े को पालने की विधि, जो कहाँ प्रचलित है, जो भारत के अंदर प्रचलित है। कैसी विधि है, प्राकृतिक व देसी विधि है। बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। आगे बात करें 2 नंबर पर, तो विनिंग। विनिंग की अगर हम बात करें तो बछड़े को क्या करते हैं, 24 से 48 घंटे बाद मां से अलग कर देते हैं। बछड़े को जन्म के 24 से 48 घंटे बाद, 24 से 48 घंटे बाद अलग कर देते हैं। 24 से 48 घंटे बाद बछड़े को मां से अलग कर दिया, तो क्या ये विनिंग हो गया। एक होता है जीरो विनिंग, एक होता है जीरो विनिंग। कोई बताएगा जीरो विनिंग क्या होती है, कोई बताएगा, नाम से देखो, दिमाग लगाओ, देखिए जीरो विनिंग क्या होती है। यहाँ तो अपन 24 से 48 घंटे तक तो रख लेते ना बछड़े को, तो अब क्या करेंगे, बछड़े को जन्म के तुरंत बाद मां से अलग करना, अलग करना। क्या होता है, बछड़े को जन्म के तुरंत बाद ही क्या करेंगे, मां से अलग कर दिया, तो क्या हो गया, जीरो विनिंग, जीरो विनिंग। आगे बात करें इसके अंदर, तो ये कैसी वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक और विदेशी विधि है, वैज्ञानिकों ने शोध किया इसका। अब आगे बात करें इसी के अंदर, तो आगे किसके बारे में बात करेंगे, इसी की स्विमिंग विधि के अंदर कैसी है, वैज्ञानिक विधि है। क्या है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि है, विदेशी, विदेशी विधि है। कैसी है, वैज्ञानिक विधि है, विदेशी विधि है, जो कहां पर, बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयुक्त है, बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयुक्त है, बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयुक्त। कैसी है, बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयुक्त है। आगे बात करें देसी गाय व भैंस के लिए, देसी गाय व भैंस के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त यानी अनयूजफुल है। देसी गाय और भैंस के अंदर यह विधि उपयुक्त नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाय और भैंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये उसके अंदर अनुपयुक्त होती है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो क्या इसके लाभ के बारे में, लाभ क्या होता है इसका, कम व ज्यादा दूध पीने की समस्या नहीं रहती, की समस्या नहीं रहती। ऐसा कई बार होता है, जैसे बछड़े को छोड़ दिया या दिन में अपने आप खुल गया, तो क्या होगा, बछड़ा जाकर चूंग लेगा, दूध पी लेगा अपने आप, तो वो ज्यादा दूध पी लेगा, कम 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 नहीं पिएगा, कभी कम पी लिया कभी ज्यादा पी लिया, ऐसा भी होता है। तो कम व ज्यादा दूध पीने की समस्या नहीं होती है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो कैसे बछड़े की मृत्यु पर भी दूध उत्पादन लिया जा सकता है, बछड़े की मृत्यु पर भी दूध उत्पादन लिया जा सकता है। बछड़े की मृत्यु हो गई तो भी दूध उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। आगे हम बात करें इसी के अंदर, ब्यात अंतराल 16 से 18 माह,
16 ब्यात अंतराल 16 से 18 माह से गिरकर कितना हो गया? 13 से 14 माह। कैसे? ब्यात अंतराल, ब्यात अंतराल 16 से 18 माह से गिरकर 12 से 13 माह का हो जाता है, 13 माह का हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब गाय भैंस को अपना बच्चा नहीं दिखेगा तो वो क्या करेगा? जल्दी स्ट्रेस पीरियड आएगा और संभोग के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है? ब्यात अंतराल भी गिरकर कम होता है। 1.5 साल से कितना 1 साल का ही हो गया। कोई पशु है जो 1.5 साल तक दूध दे रहा है तो उसका ब्यात अंतराल, उसको उस वीनिंग तरीके से पाल लिया अपन ने, तो ब्यात अंतराल 16 से 18 माह से गिरकर कितना हो गया? 12 से 13 माह, यानी 1 साल का ही हो गया, 1.5 साल से गिरकर। आगे बात करें, स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। क्या होता है? स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो ये लाभ यही खत्म होता है। और आगे बात करें 2-3 चीजें जो नोट लगा कर लिख लेना। क्या करना है? नोट लगा कर लिखना है। नोट लगा कर लिख लेना। 2-3 चीजें हैं जो नोट लगा कर लिखना इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करें अपन, 2 ही चीज है रे, 2-3 क्या है? 2 ही चीज है। बछड़े का पहला गोबर, पहले गोबर को क्या बोलते हैं? बछड़े के पहले गोबर को बोलते हैं मेकोनियन। मेकोनियन क्या बोलते हैं? मेकोनियन। जाहिर सी बात है, देखो बछड़े ने गोबर कर दिया, वो थोड़ी बोलेगा मैंने किया। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कोनी किया, मैंने नहीं किया। मेकोनियन पहली बार गोबर किया तो उसने बोला मैंने तो नहीं किया भाई, किसी और ने किया, मैंने कोनी किया। तो बछड़े का पहला गोबर को क्या बोलते हैं? मेकोनियन। और ऑर्फन काफ क्या होता है? ऑर्फन काफ, ऑर्फन काफ, ऑर्फन काफ की अगर हम बात करें तो वह बछड़ा जिसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, क्या होती है? जिसके माँ की मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्फन काफ, यानी अनाथ बछड़ा। क्या बोलते हैं? अनाथ बछड़ा। क्या बोलते हैं? ऑर्फन काफ या अनाथ बछड़ा। आगे बात करें इसी में, तो डायरिया क्या होता है? एक रोग होता है डायरिया। क्या होता है? डायरिया रोग। रोग एक क्या है? रोग जो किससे होता है? अधिक दूध पीने से। कैसे होता है? अधिक दूध पीने से होता है। वायरस कौन सा होता है? रोटो वायरस, वायरस द्वारा होता है ये, रोटो वायरस। किस वायरस के द्वारा होता है? रोटो वायरस नामक एक वायरस होता है, जिससे कौन सा रोग होता है? डायरिया। और एक कारण और हो सकता है, अधिक दूध पीने से भी हो सकता है। आगे बात करें इसी के अंदर पशुओं के प्रबंधन, तो आगे बात करते हैं इसी के अंदर पशुओं में आहार प्रबंधन। क्या? पशुओं का आहार प्रबंधन। ऑर्फन काफ किसे बोलते हैं? जिस बछड़े की मृत्यु हो जाती है। बछड़े का पहला गोबर को क्या बोलते हैं रे? पहले गोबर को क्या बोलते हैं? मेकोनियन। आगे हम बात करें क्या? पशुओं का आहार प्रबंधन। पशुओं का आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन की अगर हम बात करें तो अब बात आहार प्रबंधन की है, तो आहार क्या होता है? राशन या आहार। राशन क्या होता है? पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला कुल भोज्य पदार्थ। क्या होता है?
पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला कुल भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ आहार कहलाता है। क्या आप भी अगर 24 घंटे में कुछ खा रहे हो, 24 घंटे में जो जो कुछ खाया आपने, तो आपका भी वो क्या हो गया, आहार, राशन हो गया। आहार या राशन क्या हो गया, आहार या राशन। देखो राशन इंग्लिश का शब्द है, फिर भी लोग क्या बोलते हैं, दुकान पे राशन पानी लेने गए। देख लो मारवाड़ी लोग है भाई, कुछ भी कर सकते हैं ये सब, इंग्लिश बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर भी। राशन क्या होता है, इंग्लिश का शब्द है, फिर भी देखो कोई नहीं बोलता है मैं आहार लाने गया, राशन लाने गया था, राशन पानी लाने गया था। आपके सामने एग्जांपल, राशन क्या होता है, जो 24 घंटे में खाया जाने वाला कुल भोज्य पदार्थ। डाइट एक बार में ग्रहण किया गया पदार्थ, खुराक। खुराक या डाइट एक बार में ग्रहण किया गया, ग्रहण किया गया पदार्थ, किया गया भोज्य पदार्थ। अब देख लो फिर आ गया एक और नया शब्द डाइट, ये भी इंग्लिश का है, लेकिन क्या उसकी तो इतनी डाइट है, हमारे पड़ोसी वालों काकू की तो डाइट खतरनाक है। हाँ देखो डाइट इंग्लिश का शब्द है, फिर भी लोग नॉर्मल भाषा के अंदर अपना डाइट ही बोलते हैं, कोई खुराक नहीं बोलता। कुछ लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं खुराक गई भी खा पाएगी, पता है ना आपको, आपको भी बोलते होंगे खुराक कहाँ गई, क्या खाता है, कुछ नहीं खाता है तुम, उसी प्रकार। ठीक, अब बात करें आगे इसी के अंदर भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो भोज्य पदार्थ क्या होता है, भोजन का कोई भी एक अवयव भोज्य पदार्थ कहलाता है। क्या होता है, भोजन का कोई भी, एनीवन, कोई भी एक अवयव, एक अवयव क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चारा, दाना, पानी, सब क्या हो गया, भोज्य पदार्थ, ये सब भोजन के अवयव ही है। अब बात करें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, बैलेंस राशन, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको बोलते हैं, वह आहार जिसमें सभी प्रकार, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। क्या होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा है नहीं, जितनी मात्रा में अपने शरीर को आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। आगे बात करें इसी के अंदर, बोर्ड साफ कर लेते हैं। जीवन निर्वाह आहार क्या होता है रे, बताओ, देखें थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कभी जीवन निर्वाह के बारे में। वह आहार जो पशु को स्वस्थ व भार तथा तापमान को यथावत रखने के, यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह है, जीवन निर्वाह की क्या बात करें, जीवन निर्वाह आहार वह आहार है जो पशु को क्या करते हैं, पशु को स्वस्थ व भार
तथा तापमान तापमान यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है, रखने के लिए दिया जाता है। जो तापमान उसको सबको यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह आहार। पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए 1 kg दाना प्रतिदिन देते हैं। पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए 1 kg दाना प्रतिदिन देते हैं। पिता 1 kg दाना प्रतिदिन देते हैं जीवन निर्वाह के लिए। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या उत्पादन आहार, उत्पादन आहार की अगर हम बात करें तो उत्पादन आहार कौन सा आहार होता है? उत्पादन आहार वह आहार जो विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है। कौन सा? वह आहार कौन सा होता है? जो विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है। विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है। क्या वह आहार जो विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे बात करें दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, कृषि कार्य के लिए दिया जाता है, तो वो क्या हो गया? उत्पादन आहार हो गया। अब बात करें भैंस को क्या 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर कितना? 1 kg दाना प्रतिदिन देते हैं। भैंस को कितना? गाय को 3 लीटर पर दूध उत्पादन पर कितना दे रहे हैं? 1 kg। 1 kg कितना? गाय को तो भैंस को तो 2.5 लीटर पे और गाय को 3 लीटर पे कितना? 3 लीटर पे। आगे बात करें प्रजनन योग्य सांड को कितना? प्रजनन योग्य सांड को 2 kg दाना प्रतिदिन देते हैं। कितना? प्रजनन योग्य सांड को कितना दे रहे हैं? 2 kg दाना प्रतिदिन दे रहे हैं। आगे बात करें गर्भित गाय, जो बोर्ड साफ करते हैं। गर्भित गाय या भैंस जो 6 मास गर्भ धारण के 6 माह बाद 1 से 1.5 kg दाना प्रतिदिन देते हैं। प्रतिदिन कितना? 1 से 1.5 kg 6 माह से अधिक गर्भित, मान लो पशु को गर्भित कराए हुए 6 से 7 महीने हो गए तो उसको कितना? 1 से 1.5 kg दाना प्रतिदिन। किसके लिए? जो बछड़ा विकसित हो रहा है उसके पेट में, उसके लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अब बात करें गाय भैंस का आहार प्रबंधन। ये तो जो उनको अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं उनके बारे में बताया था। अब बात करते हैं किसके बारे में? गाय भैंस का आहार प्रबंधन। गाय भैंस का आहार प्रबंधन क्या है? गाय भैंस का आहार प्रबंधन, गाय व बैल को 100 kg शरीर भार पर, गाय व बैल को
100 केजी शरीर भार पर, ढाई केजी दाना प्रतिदिन। अब बात करें इसी के अंदर तो भैंस की, भैंस की, भैंस को शरीर 100 केजी शरीर भार पर, 3 केजी दाना, दाना प्रतिदिन देते हैं। कितना? गाय को कितना दे रहे हैं 100 केजी शरीर भार पर, 2.5 केजी, और भैंस को कितना दे रहे हैं 100 केजी शरीर भार पर, कितना दे रहे हैं भैंस को 3 केजी। आगे बात करें इसी के अंदर कृषि कार्य हेतु बैल के लिए, कृषि कार्य हेतु बैल के लिए, हल्का कार्य, हल्का कार्य कर रहा है तो कितना देंगे 1 से 1.5 केजी। मध्यम के लिए, मध्यम कार्य कर रहा है तो कितना 2 से 2.5 केजी। भारी कार्य कर रहा है तो 3 से 4 केजी दाना प्रतिदिन देते हैं। कितना? देखो कार्य के अकॉर्डिंग भी दाना दिया जाता है। कोई पशु है जो सारे दिन हल चला रहा है तो उसका कितना दे रहे हैं 3 से 4 केजी। 1-2 घंटे चलाया तो 1 से 1.5 केजी, और 3-4 घंटे चलाया तो 2 से 2.5 केजी दे रहे हैं। देखना 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 4, 1 से 1.5, 2 से 2.5, 2.5, 1 से 1.5, 2 से 2.5 और 3 से 4 केजी, ये ध्यान रख लेना। अब बात करें पशु को प्रतिदिन 30 ग्राम नमक देते हैं। पशु को प्रतिदिन 30 ग्राम नमक देते हैं। ध्यान रखना, नमक 30 ग्राम देते हैं, 30 केजी नहीं। कितना? 30 ग्राम दे रहे, केजी नहीं दे रहे अपन। आगे बात करें इसी में दुधारू गाय को कितना 15% कितना, दुधारू पशु को 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना देना चाहिए। देना चाहिए क्या? 14 से 15% क्या प्रोटीन युक्त दाना देना चाहिए। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास को शेयर करें अपने साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाए। अगर क्लास पसंद आई हो तो भी कमेंट करना है, और नहीं पसंद आई हो तो भी बता देना कि सर आपने यहाँ गलत बताया, यहाँ आपने गलत किया है। इस कोर्स का उद्देश्य एक ही है, जो लोग ऑनलाइन कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये कोर्स चलाया जा रहा है, बिना किसी शुल्क के, एकदम फ्री है, बिल्कुल संपूर्ण कोर्स फ्री है। जितनी वीडियो है सब आपके लिए ही चलाई जा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।